टूट गया दिल तो सवाल क्या करे, टूट गया दिल तो सवाल क्या करे, खुद ही किया था पसंद अब बवाल क्या करे। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग लगातार झारखंड सीरीज के श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग लगातार मॉडर्न हिस्ट्री के श्रृंखला को भी लेकर चल रहे हैं दोस्तों। और आज मॉडर्न हिस्ट्री की इस कड़ी में आज जो है वो 1857 की तीसरी कड़ी है, तीसरा पार्ट है ये, और ये अंतिम पार्ट है 1857 का। उसके बाद हम लोग क्रांतिकारी आंदोलनों में प्रवेश कर जाएंगे एक बेहतरीन चैप्टर में, और यहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत पेएबल होगा ये क्वेश्चन। 12th क्लास जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में सभी बोर्डों में देखा गया है कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं दोस्तों। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है, या तो फिर अगर ढंग से आप सुनिएगा तो आपका कंसेप्ट खुलेगा, तो आप लिख सकते हैं। 12th क्लास ये सब के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। हालांकि ये पीसीएस ये सब एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जा रहा है, निम्न स्तर के एग्ज़ामों को भी यहाँ से कवर किया जा सकता है, याद रखिएगा आप इसको। आइए जानते हैं हम 1857 की क्रांति में अंतिम पार्ट को जानते हैं दोस्तों। और अंतिम पार्ट में बेसिकली हम जानेंगे क्या, पहले एक चीज़ जान लीजिए आप कि हम लोग बेसिकली जानेंगे क्या। हम लोग इस पार्ट में जानेंगे कि किस प्रकार से, मैंने आपको बताया कि 1857 की क्रांति की शुरुआत किस प्रकार से हुई, कि मंगल पांडे जो थे, मंगल पांडे बेचारे 34वीं रेजिमेंट में क्या थे। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो फिर से आप लिख लीजिए मंगल पांडे के बारे में, कि 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर में, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अभी बैरकपुर वर्तमान दमदम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, दमदम के बैरकपुर में पड़ता है ये। तो बैरकपुर में क्या थे, ये पद में थे, बैरकपुर में ये स्थापित थे, है ना। तो वहीं पर इनको पता चला कि गाय और सूअर की चर्बी से क्या बनाया जा रहा है, कारतूस बनाया जा रहा है, जो इनकी धार्मिक भावनाओं को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंचा रहा था दोस्तों, है ना। तो धार्मिक भावनाओं को जो ठेस पहुंचाया, इनके धार्मिक भावनाओं को, है ना, तो मंगल पांडे ने क्या कर दिया कि हडसन और बाघ नामक 2 सेनापतियों को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और मंगल पांडे के फांसी के बाद ही, है ना, मंगल पांडे के फांसी के बाद ही 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई कि यार हम लोगों के भारतीय सैनिकों को इन लोग ऐसे ही फांसी दे देता है, ना कोई कुछ नहीं, है ना कोई गलती ना कुछ। अगर उसको गोली मारा तो उसके साथ बर्बरता भी तो किया था। क्या गाय और सूअर का चर्बी देगा एक ब्राह्मण को करने के लिए? अगर ब्राह्मण नहीं भी है तो किसी भी जात के लिए क्या गाय और सूअर का चर्बी, मुसलमान के लिए गाय का चर्बी और हिंदुओं के लिए सूअर का चर्बी क्या सही है? नहीं, है ना। तो इस तरह से, हिंदुओं के लिए गाय का चर्बी और मुसलमानों के लिए सूअर का चर्बी, ये सही नहीं था। और इसी कारणवश दोस्तों 1857 की क्रांति पनपी। और मंगल पांडे के फांसी के बाद सभी भारतीय सैनिकों को ये लगने लगा, जो ब्रिटिश सेना में शामिल थे, उनको लगने लगा कि नहीं, ब्रिटिश हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते, ब्रिटिश हमारे बारे में बुरा ही सोचते हैं। और चूँकि पहले भी बहुत सारी घटनाएँ हो चुकी थी, इसीलिए ध्यान समझिएगा, ये 1857 की क्रांति शुरू हुई। कब शुरू हुई? 10 मई 1857 को बैरकपुर में, है ना, 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई और 11 मई को दिल्ली में पहुंची। और 11 मई से इसका स्वरूप धीरे धीरे विस्तारित होता चला गया और इसने अपना एक अखंड विस्तार को, स्वरूप को धारण किया। और ये लगभग पूरे भारत क्षेत्र में फैला, कुछ कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके। आइए आज हम जानते हैं, ये सब बातों को हम जान चुके थे, इसलिए इसको हमने सिर्फ किया। आज हम जानेंगे दोस्तों विद्रोह के समर्थक और विरोधी के बारे में, है ना। कहा जाता है कि जब हर घर में राम होते हैं तो हर घर में मंथरा भी होती है, हर घर में अगर विभीषण है तो हर घर में रावण भी है दोस्तों। यानी कि कहने का अर्थ है कि 1857 की क्रांति किसी को अच्छी लगी तो किसी को बुरी लगी। और सबसे बड़ा बात है, आप समझिएगा यहाँ पर, कि अच्छा बुरा का कोई बात नहीं है, यहाँ पर बात था अपने अधिकार का। जिनकी अधिकार खतरे में थी, जिनका लॉस हो रहा था, नुकसान हो रहा था, वो 1857 की क्रांति के समर्थक बन गए, और जिनका नुकसान हो रहा था वो विरोधी बन गए, है ना। तो आइए जानते हैं हम समर्थक और विरोधियों में। सबसे पहले विद्रोह का समर्थन किन किनों ने किया? पुराने जमींदार। आप अच्छा से समझिएगा, बारी बारी से हम समझाते जाएंगे और नोट्स बनाते जाएं दोस्तों। एक चीज़ और कि ये लास्ट पार्ट है 1857 की क्रांति का। आपने टेलीग्राम ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन करें। आज से आपका कंटिन्यू जो होगा, एक एक चैप्टर समाप्त होने के बाद आपके नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, नोट्स भेज दिए जाएंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप पर। आप वहाँ जाकर चेक इन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि पुराने जमींदार जो थे वो विद्रोह के समर्थक थे।
यानी कि ये चाहते थे कि विद्रोह हो और विद्रोह एक ऐसा रूप ले ताकि हम लोगों के अधिकार जो हो वो आए। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानिए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को जब लागू किया गया, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, आप जाके और प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और प्लेलिस्ट को अच्छा से आप देख सकते हैं, सभी वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगे आपको अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि क्या हुआ कि पुराने जमींदार, क्योंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था के लागू होने से जमींदारों का जो बिचौलियापन था वो समाप्त हो गया और जमींदारी इनसे छीने जाने लगी धीरे धीरे और नए नए जमींदारों को लाया जाने लगा, है ना। तो वो जमींदार जिनसे जमींदारी छीन ली गई थी वो लोग भी सोचे कि यार अंग्रेज तो हमारा विरोधी निकल गया, जिसको हम लोग जिंदगी भर पैसा लूट लूट के किसानों से दिए हैं 2 पैसा का लालच में, वो तो हम लोगों का विरोधी निकल गया, है ना। तो इसलिए पुराने जमींदारों ने 1857 की क्रांति की क्या कर दी, समर्थन कर दिया। दूसरा देखिए कृषक वर्ग, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि टैक्स वैक्स हमेशा इन लोग बढ़ाते ही रहता था, है ना, जिसके कारण कृषक वर्ग को तो जुटना ही था दोस्तों। आप हर क्षेत्र में देखिएगा जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा तो कृषक वर्ग और मजदूर वर्ग, ये 2 वर्ग जो होंगे वो किसी भी क्रांति के स्तंभ होंगे, किसी भी विद्रोह के स्तंभ होंगे, कृषक वर्ग और मजदूर वर्ग, याद रखिएगा, है ना। गोद निषेध के शिकार वाले राज्य, यानी कि वे राज्य जो गोद निषेध प्रणाली के शिकार हुए थे, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई का राज्य झांसी, है ना। अब बताइए कि 1853 में झांसी को अपना लिया गया, बोला कि तुम्हारा बेटा उटा नहीं है, ठीक है, तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत चला जाएगा ये। अब जब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत चला जाएगा तो महारानी झांसी के पास यानी लक्ष्मीबाई के पास कुछ बचा ही नहीं, तो बेचारी एगो लड़कवा को ली गोद, है ना, दामोदर राव नेवालकर को पिटिया में बांधी और पीठ में बांध के चल के एकदम पूरा एकदम खतरनाक तरीके से लड़ाई झगड़ा करते हुए और कालपी के युद्ध में मर गई, शहीद हो गई, है ना। तो वे राज्यों ने भी समर्थन किया विरोध का जिन राज्यों के साथ अन्याय हुआ था, जैसे झांसी का राज्य था, सतारा का राज्य था, ये सब राज्यों ने भी किसका समर्थन कर दिया, 1857 की क्रांति का समर्थन कर दिया दोस्तों, याद रखिएगा। अवध राज्य, इसको कुशासन का बहाना बनाकर आपको बताया ही है कि कुशासन का बहाना बनाकर इसको अपना लिया गया था, हड़प लिया गया था। वाजिद अली शाह को बंद कर दिया तो बेगम हजरत महल बोली कि मेरा तो बेटा ही है बिरजिस कादिर 11 साल का, हम इसको बनाएंगे शासक। लेकिन बिरजिस कादिर 11 साल का था, अंग्रेजों ने बोला कि इसको तो अभी धोने का लूर नहीं है इसको अभी धोने का लूर नहीं है ना, बुद्धि नहीं है, ये चलाएगा शासन कैसे, ये कुशासन कर देगा, शासन ठीक से चलाएगा नहीं। इसलिए क्या करना है, हमको शासन चलाना है और शासन चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार ही क्या करेगी, आपके अवध राज्य को अपने अंदर ले लेगी। अब यहाँ पर ये सब समर्थक थे दोस्तों, आपको याद रखना है। अब आइए विद्रोह के विरोधियों के बारे में कि जरा वो कौन कौन से गद्दार थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह का विरोध कर दिया। शायद ये लोग सपोर्ट करते तो शायद हमारा भारत 1947 तक का आशा नहीं देखता, गांधी बाबा का आशा नहीं देखता, है ना। हमारा भारत 1857 में ही आज़ाद हो जाता और आज हम इस परिस्थिति में नहीं रहते, याद रखिएगा। क्योंकि 1857 के बाद अंग्रेजों को लगा कि आगे भी अगर इस प्रकार के बड़े विद्रोह होंगे तो अंग्रेजों को जाना होगा। इन लोगों ने और धन का निष्कासन चालू कर दिया। आपको बताया ना 1868 में दादा भाई नेरोजी ने पॉवर्टी एंड अनविशिष्ट रूल इन इंडिया में लिखा था कि इतना ज़्यादा धन का निकासी हो रहा है कि अनिष्टों का अनिष्ट इसको कहा था दादा भाई नेरोजी ने, है ना। और धड़ल्ले से निकालना चालू कर दिया कि जितना होता है बाबू रात भर में निकालो, एकदम गजा गज भेजते चल जाओ पानी का जहाज, है ना। अब देखिए इन लोगों ने क्या किया, विद्रोह का विरोध कर दिया, बोले कि ना भैया हम जुटेंगे नहीं, हम अंग्रेजों के समर्थन में चले जाएंगे, हम अंग्रेजों के तरफ से लड़ेंगे। क्यों अंग्रेजों की तरफ से लड़ेंगे, तो देखिए नए जमींदार, यहाँ बस फर्क है फायदा और नुकसान का। पुराने जमींदार इसलिए 1857 की क्रांति में कूदे थे क्योंकि इनका अधिकार छीन लिए गए थे, उनके पैसे छीन लिए गए थे, उनकी जमींदारी छीन ली गई थी। और वो नए जमींदार जिनको अंग्रेजी सरकार ने क्या किया है, जमींदार बनाया है। आप इतना जानिए कि जो नया जमींदार बना है क्या वो विरोध करेगा, 1857 की क्रांति में झगड़ा करेगा अंग्रेजों से? कभी नहीं करेगा, क्योंकि उनका घर द्वार तो चल रहा है उसी से। इसलिए नए जमींदारों ने विद्रोह का क्या कर दिया, विरोध कर दिया, बोला कि ना हम अंग्रेजों के साथ लड़ेंगे। सिख समुदाय, यहाँ पर बहुत अच्छे से जानने की जरूरत है दोस्तों कि जिन सिख भाइयों को आज कहा जाता है कि हर सिख के घर से आपको क्या निकलेगा, एक एक सैनिक निकलेगा, हर सिख घर से आपको किसान मिलेगा, पंजाब के हर घर में, है ना। उन सिख भाइयों ने 1857 की क्रांति में कोई भी सहयोग किया ही नहीं, है ना, किसी भी प्रकार का सहयोग किया ही नहीं दोस्तों, है ना। क्यों नहीं किया, इसका कारण था कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी ना, तो
अंग्रेजों को ये भली भांति मालूम था कि अगर सिख वर्ग शामिल हो जाएंगे तो पानी पिया देगा, एकदम गर्दा कर देगा, है ना। इन लोग जो बोले सो निहाल करके एकदम निहाले कर देता है, ठीक है, एकदम पानी पिला देगा। इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि पोस्टर छपवाए और पोस्टर में ये चीज़ को लिखवाया कि आप उन्हीं लोग का समर्थन कर रहे हैं जिनके पूर्वजों ने आपके गुरुओं की हत्या करवाई है। समझिए इसका कहने का क्या अर्थ है। इस पोस्टर का मतलब कि बहादुर शाह जफर जो थे वो मुगल काल के बादशाह थे, मुगल से संबंधित थे, मुसलमान थे बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर ही राष्ट्रीय नेतृत्व करता थे। अगर ये युद्ध जीतता तो उन्हीं के सर पर बंधता, अगर हारे हैं तो उन्हीं के सर पर बंध रहा है कि अयोग्यता के कारण हार गए। कैसे विराट कोहली के सर पर अभी बंध रहा है कि सब कैप्टने का गलती, अरे बेचारा अंतिम रन तक तो लड़ भी किया, वो 57 रन बना दिया, है ना, लेकिन उन्हीं के सर पर सारा मरा जा रहा। हाँ भाई बात भी सही है, जीतिएगा तो आपको क्रेडिट जाएगा, तो हारिएगा तो किसको जाएगा, है ना। तो यही चीज़ था कि बहादुर शाह जफर के नाम से इन्होंने पोस्टर हर जगह छपवाए कि आप उन्हीं का समर्थन कीजिएगा 1857 में जिन्होंने आपके गुरुओं को मरवाया है। आपको भली बात ही मालूम होना चाहिए कि औरंगजेब ने क्या किया था, गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया था, 9वें गुरु को, है ना। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था, 6ठे गुरु को, है ना। औरंगजेब ने इतना बर्बरता दिखाया कि गुरु गोविंद सिंह के 2 नौनिहाल पुत्रों में जो एगो 7 बरस का, एगो 11 बरस का था, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, उनकी क्या कर दी, दीवार में चुनवा कर हत्या करवा दी। अब जब ये पोस्टर इन सिख लोगों ने पढ़ा, बोला कि नहीं बस ये वही मुगल हैं जिन्होंने हमारे गुरुओं को मरवाया, जिन्होंने एक बच्चे को भी नहीं देखा, एक बच्चे को भी नहीं देखा और उन बच्चों को भी चुनवा दिया। क्या ये मुगल हमारे समर्थन में होंगे? हम इन मुगलों का समर्थन नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पर फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने लागू कर दी और सिखों के मन पर काबू पाने में ये कामयाब हो गए। और सिखों ने इनका साथ ना दे करके किनका साथ दे दिया, अंग्रेजों का साथ दे दिया। उसके बाद जानिए गोरखा और पठान ने कभी भी समर्थन ही नहीं किया, है ना। गोरखा और पठान जनजाति के जो लोग थे, जाति के लोग थे, उन्होंने समर्थन नहीं किया। ये 2 को याद रखना होगा आपको, सिंधिया और होलकर। आप लोगों ने नाम सुना होगा माधवराव सिंधिया का, ज्योतिरादित्य सिंधिया का, है ना। होलकर का नाम सुना होगा, अहिल्याबाई होलकर का, ये सब का नाम सुना होगा। होलकर मराठा के अंतर्गत इंदौर में शासन करते थे और सिंधिया मराठा के अंतर्गत ग्वालियर में शासन करते। इन लोगों ने समर्थन किया ही नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि ये कृपा पात्र थे अंग्रेजों के। आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि महारानी लक्ष्मीबाई जो थी वो बेचारी पूरी लहूलुहान थी, एकदम लड़ते 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 थक हार गई थी एकदम, है ना। और महारानी लक्ष्मीबाई को लगा कि हम भी मराठाओं से संबंधित हैं, ये लोग भी मराठाओं से संबंधित है, क्योंकि मराठा के अधीन ही थे सिंधिया और होलकर, है ना। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। हर एक प्रकार का आपको वीडियो मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना। कि सिंधिया और होलकर, महारानी लक्ष्मीबाई पूरा लहूलुहान होते चली गई, है ना। बाहर जाके बोल रही कि दरवाज़ा खोलिए, अंग्रेज लोग हमको मारने के लिए आ रहा है, आप दरवाज़ा खोलिए। सिंधिया ने ये कहकर मना कर दिया, सिंधिया जो थे, सिंधिया राज परिवार के लोगों ने ये कहकर मना कर दिया कि नहीं, अगर तुमको हम घर में घुसाएंगे तो अंग्रेज हमारे खिलाफ हो जाएंगे और अंग्रेज हमारे साथ भी झगड़ा करने लगेंगे। बताइए इतना नीचता पर इन लोगों ने उतर गया, इन लोग उतर गए। 1857 की क्रांति में एक मजबूर महिला का भी साथ इन्होंने नहीं दिया और सिंधिया और होलकर ने महारानी लक्ष्मीबाई को बोला कि जाइए टाटा बाय बाय, आपको हम रख नहीं सकते, याद रखिएगा, है ना। अब देखिए कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ना अंग्रेजों का समर्थन किया और ना ही भारतीयों का समर्थन किया। कारण क्या था? आइए हम कारण बताते हैं। उन लोगों में शिक्षित मध्यम वर्ग ही थे। शिक्षित मध्यम वर्ग समझिए, शिक्षित मध्यम वर्ग जैसे हम और आप, है ना, जो मिडिल क्लास का एजुकेटेड फैमिली से था, बिलोंग करता था, उन लोगों ने ना अंग्रेजों का साथ दिया और ना ही विद्रोह का समर्थन किया, यानी कि ना ही भारतीयों का साथ दिया, सैनिकों का साथ दिया। क्यों नहीं साथ दिया दोस्तों, यहाँ पर समझते चलिएगा और आप लिखते चलिए वीडियो को पॉज कर करके। क्यों नहीं साथ दिया, है ना। इन लोगों ने साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि इन लोगों को लगता था कि देखो अगर हम अंग्रेज का समर्थन कर देंगे तो हमारे भारतीय लोग हम लोगों को गलत कहेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे, हर तरह से सोचते हैं वो, है ना। हम लोगों का क्या करेंगे, भारतीय लोगों गलत कहेंगे, और अगर हम लोग भारतीयों का समर्थन करते हैं तो अंग्रेज भाग जाएंगे। अंग्रेज अगर हार गए तो अंग्रेज भाग जाएंगे। अब अंग्रेज भाग जाएंगे, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आपको लग रहा होगा कि ये किस प्रकार से ऐसा सोच रहा है कि अंग्रेज भाग जाएंगे।
है ना। तो शिक्षित मध्यम वर्ग का, जैसे हम और आप हैं, शिक्षित मध्यम वर्ग का सोचना था कि अंग्रेज जब आए हैं तो इतना विकास हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, अंग्रेजों के समय में ही लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, रेलवे की व्यवस्था की थी। 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलवे चलाई गई थी। ये शिक्षित मध्यम वर्ग को अच्छा लगता था कि चलो जिंदगी भर जब रेलगाड़ी से हम घूम रहे हैं, अति बैलगाड़ी से घूम रहे हैं, अब रेलगाड़ी है, सेकंडों में घंटों में पहुंच जाते हैं जहाँ पर 2 दिन लग जाता था जाने के लिए, ये तो बढ़िया बात था। डाक और तार प्रणाली का शुरुआत किया, है ना। इसके अलावा बहुत सारा ऐसा सामाजिक कुरीतियों को भी समाप्त किया, जैसे गोद निषेध प्रणाली को गोद निषेध बोल रहे हैं, ये सती प्रथा को बंद कर दिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। खुद डलहौजी ने बंद किया आपका ये विधवा पुनर्विवाह लागू किया। उसके बाद ठगी प्रथा को बंद किया, बाल हत्या को बंद कर दिया, है ना। ये सब चीज़ को इन्होंने बैन किया था और ये शिक्षित मध्यम वर्ग को अच्छा लग रहा था कि सामाजिक सुधार भी हो रहा है और हमारा भारत का डेवलपमेंट भी हो रहा है। बात भी सही था, इसलिए लोगों ने बोला कि नहीं बॉस, किस्मत पर छोड़ दो, ना हम इधर से लड़ेंगे ना ही हम इधर से लड़ेंगे, ना अंग्रेजों की तरफ से लड़ेंगे और ना ही किधर की तरफ से लड़ेंगे, ना ही भारतीयों की तरफ से रहेंगे। हम बस बैठ के और तमाशा देखेंगे कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। इसीलिए इनको कहा जाता है कि इन्होंने तटस्थ भूमिका निभाई थी, यानी कि ना इधर के ना इधर के, ये बस बैठ के देख रहे थे। जिधर से जो जीत रहा था बोला ठीक है हम आपके साथ, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने ना अंग्रेजों का समर्थन किया और ना ही भारतीयों का समर्थन किया। दोस्तों याद रखिएगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। जब ये विद्रोह इतना व्यापक रूप से फैला, जब ये विद्रोह इतना व्यापक रूप से फैला दोस्तों, तो ये विद्रोह के इतने व्यापक रूप से फैलने का कारण था कि ये विद्रोह बहुत जगह फैल भी चुका था, हर जगह इसको नेतृत्वकर्ता भी बढ़िया बढ़िया मिल रहे थे, इसलिए विद्रोह फैला। और इस विद्रोह के चलते ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिल गई। ये पहला ऐसा विद्रोह था जब हिंदू मुस्लिम ये सब मिल के, सिखों ने मिल के एक तरह से कही थी, सिख तो नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता का आपको नमूना देखने के लिए मिलेगा। और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए इस समय, है ना। और हिंदू मुस्लिम की एकता देख के अंग्रेज बोला कि नहीं बॉस, है ना, इसका उपाय करना होगा। और ये उपाय सूझा किसके पास? क्राउन के पास। क्राउन का मतलब महारानी के पास सूझा। महारानी विक्टोरिया थी उस समय। महारानी विक्टोरिया ने सीधा सीधी 1858 में फरमान जारी कर दिया। 1858 का भारत शासन अधिनियम कहा जाता है इसको, या महारानी का घोषणा पत्र भी कहा जाता है, जो 1800 अभी जो बताएंगे हम, इसे महारानी का घोषणा पत्र भी कहा जाता है दोस्तों। और महारानी के घोषणा पत्र के तहत ही क्या कर दिया गया? 1857 की क्रांति को स्थगित कर दिया गया। इसने सोचा कि नहीं, ज़्यादा ताव देगा तो ज़्यादा ताव देने से पिघल जाएगा, है ना, यानी काम बिगड़ सकता है। इसलिए धीरे धीरे जैसे जैसे धन निकल रहा है निकालो, है ना। जिस समय भागना रहेगा तो भागबे करेंगे, जब बाबा आएंगे गांधी बाबा, वो तो भगाइबे करेंगे, है ना। गांधी का भी लेकिन अजीब था। बताइए, मार के आज़ादी नहीं लेना है, मार खा के आज़ादी लेना है, ये कौन तरीका है ना। ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, गांधी के बारे में, है ना। तो भारत शासन अधिनियम 1858 या इसी को महारानी का घोषणा पत्र भी कहते हैं, जो यहाँ पर दिया गया है। अब इस महारानी का घोषणा पत्र जब आया भारत में, तो उस समय लॉर्ड थे कैनिंग, यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग पहले भी बता चुके हैं पिछले वीडियोज़ में, है ना, कि लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय थे दोस्तों। और लॉर्ड कैनिंग ने इस घोषणा पत्र को सुनाने के लिए एक स्थान का निर्धारण किया। और इस घोषणा पत्र को सुनाने के लिए उन्होंने स्थान निर्धारित किया कि एक स्थान पर मैं सभी को बुलाऊंगा और सभी को बुलाने के बाद ये घोषणा पत्र महारानी का पढ़ के सुना दूंगा, उसके बाद ये लागू हो जाएगा, है ना। और वो स्थान निर्धारित किया इलाहाबाद। और इलाहाबाद में जो ये संगोष्ठी हुई, जो सम्मेलन हुआ, उसको इलाहाबाद दरबार का नाम दिया गया। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इलाहाबाद दरबार का गठन किसने किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने किया था। कब? 1 नवंबर 1858 को। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये यही एक दिन था, 1 नवंबर 1858 का ही दिन था जब इलाहाबाद भारत की राजधानी बनी थी, मात्र एक दिन के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कब? 1 नवंबर 1858 का ही दिन था वो, जब इलाहाबाद एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनी थी, याद रखिएगा। और इसी इलाहाबाद दरबार में महारानी का घोषणा पत्र सुनाया गया, या जिसको 1858 का भारत शासन अधिनियम कहा गया। अब देखिए, इस घोषणा पत्र के तहत क्या था? इसने बोला कि अब गोद निषेध प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा, आप टेंशन ना लें। गोद निषेध प्रणाली समाप्त कर दिया, बोला आपको जिसको शासक बनाना है बनाइए, बाद में तो हम ले ही लेंगे,
नहीं लेंगे सो बात नहीं है, लेकिन अभी शांत हो जाइए। गोद निषेध प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। देखिए पील कमीशन आता है, पील कमीशन का नाम आता है दोस्तों। पील कमीशन क्या था, आपको बता दें कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि सबसे बड़ा जो कारण था एक तरह से वो सैनिकों का कारण था, और भारतीय सैनिकों के साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किए जाते थे, है ना। और भारतीय सैनिकों के साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किए जाते थे। अब ये भेदभाव क्या था एक तरह से कि 6 भारतीय सैनिक पर 1 अंग्रेज सैनिक, बाद में इसको बदल के कर दिया गया 1858 में 2 भारतीय सैनिक पर 1 अंग्रेज सैनिक। यानी कहने का अर्थ है कि पहले क्या होता था कि 6 भारतीय सैनिकों का जो वेतन भत्ता होगा वो 1 अंग्रेज सैनिक को दिया जाएगा। अरे बात समझिए, अगर मान लीजिए कि 10-10 हज़ार अगर भारतीय सैनिकों का वेतन है, ठीक है, तो उसी रेशियो के आधार पर 1 अंग्रेज सैनिक का वेतन 60,000 रुपया हो जाए। यानी सिर्फ वेतन में ही नहीं, सुविधाओं में भी 6 गुना थे कौन, अंग्रेज सैनिक। और ये भारतीयों को बड़ा बुरा लगता था कि यार हम लोग को 10,000 देता है, उसमें चला ना आटा आता है, ना चावल आता है, ना दाल आता है, कुछ नहीं आता है, और इसको 67,000 दे दे रहा सिर्फ इसलिए कि ये हम लोगों का नेतृत्व करता है 6 के आधार पर, है ना। इसीलिए 6 भारतीय सैनिकों से 2 भारतीय सैनिकों को कर दिया, यानी 6-1 से रेशियो कितना में कर दिया, 2-1 में कर दिया। किस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर दोस्तों, पील कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर। पूछ देगा कि पील कमीशन कब आया था, तो 1857 में, हाँ 1858 में। सामाजिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप कम कर दिए गए। अंग्रेजों को एकदम सीधा सीधी ये बोल दिया गया कि आपको भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक हस्तक्षेपों में इंटरफेयर नहीं करना है, ठीक है। वो मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, कुछ करे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको ईसाई का प्रचार धर्म नहीं करना है, अभी मत कीजिए। अभी कीजिएगा तो फिर दूसरा 1857 का क्रांति हो जाएगा, है ना। अभी आपको नहीं करना है, सामाजिक और धार्मिक में हस्तक्षेप इनका नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद शासन सीधा क्राउन के हाथों में चला गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब महारानी को ये पता चला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही तो शासन चला रही थी ना प्रत्यक्ष रूप से, शासन का अधिकार भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था अभी तक, है ना। जब क्राउन को पता चला कि इन लोग साला दुनिया भर का पैसा ले लेके, टैक्स ले लेके सिर्फ प्रताड़ित कर रहा है, और जिसका कारण था कि 1857 का क्रांति जैसा विद्रोह हो गया, क्योंकि बहुत सारे अंग्रेज सैनिक भी तो मारे गए, है ना। और ये विक्टोरिया बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए विक्टोरिया ने कहा कि सिर्फ आपको व्यापार करने का अधिकार है वहाँ पर, अब जो शासन करने का अधिकार है भारत में, वो शासन सीधा का सीधा किसके हाथ में चला गया, क्राउन के हाथों में चला गया। यानी अब प्रत्यक्ष रूप से महारानी के हाथों में आ गया क्या, भारत आ गया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन का अधिकार यहाँ नहीं रहा, अब महारानी सेलेक्ट करती थी वायसराय को। पहले देखिए गवर्नर जनरल को कौन सेलेक्ट करता था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेलेक्ट करती थी। अब वायसराय को कौन सेलेक्ट करेगी, महारानी सेलेक्ट करेगी। अब महारानी अप्रत्यक्ष रूप से क्या चलाएगी, शासन चलाएगी इंग्लैंड में बैठ के। याद रखना आपको कि प्रत्यक्ष रूप से, है ना, संपूर्ण तरीके से महारानी के हाथों में भारत का शासन कब चला गया, क्राउन के पास, तो 1858 का महारानी का घोषणा पत्र के बाद, ठीक है। गवर्नर जनरल का पद अब वायसराय में परिवर्तित हुआ, और प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग ही रहे, और अंतिम गवर्नर जनरल आपसे पूछेगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग, और भारत का पहला वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग ही बने। यानी गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, जो आज आपके पास भारत का राष्ट्रपति का पद है दोस्तों, है ना। याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। एक नए पद का सृजन किया गया ताकि भारत के शासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके, और वो नया पद था होम सेक्रेटरी का, गृह सचिव का। अब देखिए इसमें किया क्या गया, देखते हैं, दिमाग देखिए इन लोगों का, खाली इन लोगों का दिमाग देखिए, और भारतीयों का बेवकूफ़ी देखिए कि इन लोगों के दिमाग को ये समझ नहीं पाए, है ना। हुआ क्या वास्तव में दोस्तों, हुआ ये कि एक नए पद गृह सचिव का गठन किया गया। अब इसका ऑफिस बोला कि इसका ऑफिस लंदन में रहेगा, और यही डिसाइड करेंगे कि भारत में होना क्या है। अब बताइए, वो लंदन में बैठ के भारत का गरीबी देख सकता है, नहीं देख सकता है। एक तो ये हुआ। अब बोला कि गृह सचिव का वेतन कहाँ से आएगा, तो भारतीयों के टैक्स पर वो डिपेंडेंट रहेगा कि भारतीयों के टैक्स बढ़ाए जाएंगे। गृह सचिव का खर्चा कहाँ से आएगा, तो भारतीयों को टैक्स से निकाला जाएगा, यानी भारतीयों पर और टैक्स बढ़ा दिया गया। यानी गृह सचिव का खर्चा अब किसके हाथे चढ़ गया, भारतीयों के टैक्स पर चढ़ गया, यानी भारतीयों का टैक्स अब और बढ़ने वाला था।
आ रहा बात समझ में। एक नए पद का गृह सचिव का पद का सृजन किया गया, याद रखिएगा। भारत के प्रथम गृह सचिव जो थे इस पद पर बैठने वाले वो लॉर्ड स्टैनली थे, आपको याद रखना है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए इस विद्रोह को लेकर कई विद्वानों का मत अलग अलग है, कई विद्वानों ने इस विद्रोह को लेकर अलग अलग अपना मत दिया है। यहाँ से आप क्वेश्चन को याद रखिएगा और इसको लिखते चलिएगा दोस्तों, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। इस विद्रोह को लेकर कई विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है। वो मत क्या है कि बी.डी. सावरकर ने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम इस विद्रोह को कहा। बी.डी. सावरकर ने कहा कि ये पहली दफा था जब ये स्वतंत्रता संग्राम भारत में हुआ, ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, है ना। पहला स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, ये कहा किसने, आर.सी. मजूमदार ने। दोनों का नाम याद रखिएगा कि बी.डी. सावरकर ने क्या कहा कि ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, लेकिन भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, ये किसने कहा, आर.सी. मजूमदार ने कहा, है ना। राष्ट्रीय विद्रोह डिज़रायली ने कहा, बेंजामिन डिज़रायली ने, ये ब्रिटिश सांसद थे, इन्होंने कहा कि ये एक प्रकार का नेशनल विद्रोह था, राष्ट्रीय विद्रोह था, है ना, याद रखिएगा। सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष, सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष किसने कहा था, टी.आर. होम्स ने कहा था कि ये सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष था ये, है ना। हिंदू और मुस्लिम की साजिश थी ईसाइयों के खिलाफ, ये कहा था ऑट्रम और टेलर ने। ऑट्रम और टेलर ने कहा कि ये विद्रोह नहीं था, ये हिंदू और मुसलमानों का मिला हुआ क्या था, साजिश था, जो ईसाइयों को मार खाने के लिए आतुर था, सोच लीजिए, है ना। सिपाही विद्रोह कहा लॉरेंस और सीले ने, और रीज ने कहा धर्म युद्ध। इसको धर्म युद्ध किसने कहा, रीज ने कहा। ये कुछ स्टेटमेंट है दोस्तों जो आपको भली भांति याद रखना और बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है ना। इन्हीं स्टेटमेंट्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय विद्रोह तो कई बार पूछा गया है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। इस विद्रोह पर आधारित कई पुस्तकें भी लिखी गई, जैसे द ग्रेट रिबेलियन लिखा किन्होंने, अशोक मेहता ने। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कौन कहेगा, बी.डी. सावरकर ने लिखा इसको। 1857 1857 बुके का नाम है, ये एस.एन. सेन ने लिखा। एस.एन. सेन से आपको याद रखना है कि ये भारत के सरकारी इतिहासकार थे, सरकारी इतिहासकार थे 1857 के, है ना। भारत सरकार के ये सरकारी इतिहासकार थे 1857 के, और भारत सरकार के अनुरूप ही इन्होंने 1857 की क्रांति की क्या कर दी, व्याख्या कर दी। सरकारी इतिहासकार यानी कि लीगल इतिहासकार, जो लीगल पुस्तक माना जाता है 1857 का भारत सरकार का, वो 1857 ही है, एस.एन. सेन के द्वारा लिखित। सिपाही म्यूटिनी किसने लिखा, आर.सी. मजूमदार ने। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी किसने लिखा, टी.आर. होम्स ने। रिबेलियन 1857 पी.सी. जोशी ने लिखा था दोस्तों। कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट किसने लिखा, सर सैयद अहमद खान ने लिखा था, आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस लाइन में जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए ये विद्रोह असफल हो गया और इसके असफलता के कुछ कारण थे दोस्तों। पहला कारण आपको दिख रहा होगा, सीमित क्षेत्र में फैलना, है ना। सबसे पहली बात कि जितने क्षेत्र में इसको फैलना चाहिए था, कम्युनिकेशन सिस्टम उतना अच्छा ना होने के कारण ये संपूर्ण भारत में फैला ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल दक्षिण भारतीय राज्यों में ये फैला ही नहीं, पंजाब राज्य में ये नहीं फैला क्योंकि सिखों ने समर्थन किया ही नहीं, है ना, जिसके कारण ये विफल हो गया। उसके बाद समय से पहले शुरू हो जाना, आपको पहले भी हम बताए हैं कि इस विद्रोह को स्टार्ट होना था 31 मई को, लेकिन किसी कारणवश से अकबकी के कारण ये विद्रोह स्टार्ट हो गया 10 मई को, यानी 21 दिन पहले। अब बताइए जो आदमी एक तरह से क्या करेगा, प्रिपरेशन करना था उस विद्रोह के लिए, 31 मई को स्टार्ट करना है, तत्काल रूप से उसको 10 मई को स्टार्ट कर दिया गया। क्या वो सफल हो पाएगा विद्रोह, नहीं हो पाएगा। और यही 1857 की क्रांति के साथ ही हुआ। पुराने एवं जंग लगे हथियार, चूँकि समय से पहले ये शुरू हो चुका था और हिंदुस्तानी सिपाहियों के पास, भारतीय सिपाहियों के पास पुराने और जंग लगे हथियार थे जिसको चलाने में बड़ा समय लगता था, और वही अंग्रेज सिपाहियों के पास नए नए तरीके के हथियार थे, जैसे में इनफील्ड राइफल था उनके पास, वो तो इनफील्ड चला ही सकते थे, उनको क्या फ़र्क पड़ता है गाय और सुअर का चर्बी से, है ना। लेकिन इन लोग नहीं चलाए, इन्होंने पुरनके लेके खट 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 कर ले, जब तक खट खट कर रहा है उन्हें से चारों को खटखटा दे रहा है उन लोग, है ना। तो इस प्रकार से 1857 की क्रांति के विफल होने के कारण भी यही था दोस्तों, याद रखिएगा। कमजोर और अयोग्य नेतृत्व का होना, है ना। इस आपको बताए भी हैं हम कि इस
क्रांति का नेतृत्व करता, राष्ट्रीय नेतृत्व करता था कौन? बहादुर शाह जफर। 80 बरस से अधिक का उम्र है ना। कमजोरी तो इनका जोशो खरोश, देखिए नेतृत्व करता जो रहता है ना उसको जोश से परिपूर्ण रहना चाहिए ताकि पीछे वाला में भी जोश भरे और लड़ाई करे एकदम जोश से, है ना। अब बहादुर शाह जफर अपने खटखट ऐसे खोंकते खोंकते जाते होंगे तो क्या सिपाहियों में जोश भरेगा, है ना। उसके बाद वृद्ध नेतृत्व करता थे, अयोग्यता इनमें था ही, है ना, जिसके कारण से ये विफल हो गया। ये भी एक कारण था क्रांति के विफल होने का। शिक्षित मध्यम वर्ग का असंतोष, यानी शिक्षित मध्यम वर्ग चाहता ही नहीं था कि 1857 का क्रांति हो, क्योंकि शिक्षित मध्यम वर्ग को लगता था कि अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिया, इस सामाजिक दूरी को हटाया, इस सामाजिक चीज़ को ख़त्म किया, इस गलत चीज़ को ख़त्म किया, ट्रेन चलाया, तार चलवाया, डाक प्रणाली शुरू किया, सब कुछ शुरू किया, है ना। इनको लगता था कि इनके रहने से ही क्या होना है, भारत का विकास होना है, इसलिए इन लोगों ने भाग ही नहीं लिया, असंतोष दिखा दिया, बोला ना बॉस, ना हम तोड़ देने ना तोड़ देने, हम सिर्फ अपना मालिक हैं, है ना। आशा करता हूं दोस्तों कि ये 1857 की क्रांति की श्रृंखला आपको पसंद में आई होगी। 3 वीडियो में ये है, अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पर और बेहतर तरीके से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छा से इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए। आज या तो फिर कल सुबह तक आपके टेलीग्राम चैनल में इसका नोट्स चला जाएगा PDF के फॉर्म में, आप उसको देखिएगा और अच्छे से नोट्स भी बना लीजिएगा। हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद आपके नोट्स चले जाएंगे, ये वादा है हमारा आपसे, ठीक है। अच्छे से तैयारी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें दोस्तों, शेयर सब्सक्राइब और लाइक वगैरह करें, कमेंट, है ना। आप सुझाव भी दे सकते हैं कि क्या इसमें कमी रह गई इस वीडियो में, क्या खराबी रह गई इस वीडियो में, दोस्तों आप सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।